आपका एक और नए वीडियो के अंदर। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 से 7 जो हैं सोशल साइंस के। इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन आंसर्स कुछ इम्पॉर्टेंट और कुछ इसके इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि मैं ब्लैंक के फॉर्म में मैंने ज़्यादा बनाए हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस इंक्लूडिंग ऑब्जेक्टिव्स आपको इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। चैप्टर्स है 1 to 7 और सब्जेक्ट है सोशल साइंस क्लास 9th। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना देर किए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा। साथ में अगर वीडियो अच्छा लगे बच्चों तो इसको शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज डैश वाज नोन एज टाइगर ऑफ मैसूर इन द टाइम ऑफ कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस के समय टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से कौन जाना जाता था? करेक्ट आंसर है यहाँ पर टीपू सुल्तान। दूसरा क्वेश्चन है पोर्चुगीज सेलर डैश डिस्कवर द सी रूट टू इंडिया इन 1498। तो पोर्चुगीज सेलर जो थे वो थे वास्को डी गामा। द डैश वर द फर्स्ट टू अराइव इन इंडिया फॉर ट्रेड आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ सी रूट टू इंडिया। इसका आंसर था पोर्चुगीज। तो सबसे पहले भारत में आने वाले जो लोग थे वो पोर्चुगीज थे, ब्रिटिशर्स नहीं थे। डैश बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। पहला गवर्नर जनरल भारत का कौन था? दैट वाज वॉरेन हास्टिंग्स। नीत्शे द जर्मन राइटर एक्सप्रेस्ड वॉर एज डैश। नीत्शे जो थे जर्मन राइटर, उन्होंने वॉर को कैसे एक्सप्रेस किया था? उन्होंने एक्सप्रेस किया था वॉर को एक सेक्रेड वर्क के तौर पे कि वॉर जो है, युद्ध जो है, एक बड़ा ही पवित्र काम है। जर्मनी डिफीटेड फ्रांस इन डैश वॉर ड्यू टू दैट फ्रांस हैड टू साइन फ्रैंकफर्ट ट्रीटी। तो जर्मनी ने फ्रांस को एक युद्ध में हराया था, जिसके बाद जर्मनी ने फ्रांस से फ्रैंकफर्ट ट्रीटी पे साइन करवाया था। ये युद्ध कहलाता है सीडान वॉर, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है जर्मन चीफ डैश वॉज ओरिजिनेटर ऑफ फियर्स नेशनलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म। तो जर्मन चीफ जो थे उनका नाम था काइजर विलियम सेकेंड। आपकी बुक के अंदर यहाँ पर सेकेंड नहीं दिया गया है, इट वॉज रिटन ओनली काइजर विलियम, तो आप काइजर विलियम भी लिख सकते हैं। 8th क्वेश्चन है अंडर द लीडरशिप ऑफ डैश लार्ज रैली वॉज टेकन आउट टू जार्स रेजिडेंस विंटर पैलेस। तो हमने पढ़ा था कि जार का जो पैलेस था जिसको विंटर पैलेस बोलते थे, वहाँ तक एक रैली निकाली गई थी। उसमें जो लीडर जो थे वो थे फादर गैपन, और ये रैली निकाली गई थी 22 जनवरी 1905 को और दिन था रविवार। इसीलिए उसे ब्लडी संडे भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन जो है 8th वाला, इसके अंदर 2 पार्ट मैंने दे दिए आपको। देखिए कि वो रैली कब निकाली गई थी। इट वॉज 22 जनवरी 1905, दिन था संडे और फादर गैपन ने निकाली थी उनकी लीडरशिप में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर बिगिन इन डैश एडी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुई थी 1939 में। क्रिटिक्स कॉल्ड ग्लोबल डिप्रेशन ऑन 24 अक्टूबर 1929 एज डैश। तो ग्लोबल डिप्रेशन को एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज कॉल्ड वॉल स्ट्रीट क्राइसिस। डैश लॉन्च द फासिस्ट पार्टी। फासिस्ट पार्टी किसने लॉन्च की थी? इट वॉज बेनिटो मुसोलिनी। जर्मन कंसिडर्ड हिटलर एज डैश। जर्मनी के जो लोग थे वो हिटलर को क्या मानते थे? फ्यूरर मानते थे उसको, मसीहा की तरह उसको पूछते थे उस समय। डैश कॉल द ट्रीटी ऑफ वर्साई एज अ पीस ऑफ पेपर। ट्रीटी ऑफ वर्साई को पीस ऑफ पेपर किसने कहा और उसको रिजेक्ट करने का ऐलान किसने किया? इट वॉज नन अदर देन एडोल्फ हिटलर। जापान अटैक्ड अमेरिकन नेवी एट डैश इन हवाई आइलैंड। हवाई आइलैंड में अमेरिका का एक बेस था नेवी का, जो जिसके ऊपर जापान ने अटैक किया था, और उसी अटैक के बाद अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर छलांग लगाई थी और फिर परमाणु बम का उपयोग करके जापान और जर्मनी के घुटने टिकवाए थे। तो यहाँ पर वो जगह का नाम था पर्ल हार्बर। तो अमेरिकन नेवी जो थी वो पर्ल हार्बर पर थी। इससे रिलेटेड एक मूवी भी बनी हुई है, आप वो भी देख सकते हैं, हॉलीवुड मूवी है जिसका नाम है पर्ल हार्बर। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे बच्चों, फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई विल अचीव इट एनी हाउ इज सेड बाय। ये वाक्य किसने कहे थे? आज़ादी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे किसी भी कीमत पर पाकर रहूंगा। इट वॉज बाल गंगाधर तिलक। ऑन 16th October 1905 बंगाल वॉज डिवाइडेड। दैट डे वॉज ऑब्जर्व्ड एज डैश इन द होल बंगाल। अब 16 अक्टूबर का जो दिन था 1905 में, उस दिन बंगाल को विभाजित किया गया था, बांटा गया था। तो इस दिन को कैसे मनाया जाता है? इट इज़ नेशनल मॉर्निंग डे, यानी कि राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। डैश वॉज
द पायनियर ऑफ आर्म्ड रेवोल्यूशन इन गुजरात, गुजरात के अंदर आर्म्ड रेवोल्यूशन जो हुआ था उसके पायनियर यानी कि शुरुआत करने वाले कौन थे? इट वॉज श्री अरबिंदो घोष। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है मदनलाल ढींगरा किल्ड डैश हु यूज्ड टू क्रिटिसाइज रेवोल्यूशनरीज। मदनलाल ढींगरा ने किसे मारा था जो रेवोल्यूशनरी यानी कि क्रांतिकारियों की आलोचना करते थे? उनका नाम था विलियम विली। एक अंग्रेज अफसर थे विलियम विली जो हमारे क्रांतिकारी भाइयों को बहुत ही बुरा भला कहते थे, उनको क्रिटिसाइज करते थे। तो मदनलाल ढींगरा ने उसको मारकर उसका बदला ले लिया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, गांधी जी डिसाइडेड टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ एट द कॉस्ट ऑफ डैश। गांधी जी ने सॉल्ट लॉ किस जगह पर, किस किनारे पे जाकर तोड़ा था? इट वॉज दांडी, कोस्ट ऑफ दांडी, इसीलिए इसको दांडी यात्रा भी कहते हैं। लाला लाजपत राय वॉज इंजर्ड सीरियसली while टेकिंग द लीड ऑफ द प्रोसेशन इन डैश। लाला लाजपत राय की जब मृत्यु हुई, जब वो शहीद हुए, उस समय वो किस प्रोसेशन यानी किस जुलूस की अगुवाई कर रहे थे, यानी कि लीड कर रहे थे? वो थी जगह लाहौर। लाहौर के अंदर एक जुलूस निकाला गया था अंग्रेजों के खिलाफ, उसका वो नेतृत्व कर रहे थे। 21st क्वेश्चन जो है हमारा वो है सुभाष चंद्र बोस वॉज बोर्न इन डैश इन उड़ीसा स्टेट। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? इट वॉज कटक। नेताजी विजिटेड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड इन 1943 एंड नेम्ड देम डैश एंड डैश। अंडमान और निकोबार आइलैंड में गए थे हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1943 में, और इसका नाम उन्होंने क्या रखा था? उन्होंने रखा था शहीद और स्वराज्य, यानी कि अंडमान और निकोबार आइलैंड का नाम इन्होंने रखा था शहीद और स्वराज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 23rd, डैश वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945 को क्या बना था? इट वॉज यूनाइटेड नेशंस। लीडर ऑफ अमेरिका एंड सोवियत यूनियन हैड टॉक ऑन द डैश फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार हिस्ट्री में अमेरिका और सोवियत यूनियन के लीडर्स ने बात की, किस प्रकार से? दे टॉक्ड ऑन हॉटलाइन। द वर्ल्ड वॉर 2 ब्रोक आउट इन डैश एडी। वर्ल्ड वॉर 2 कब शुरू हुआ था? 1939 में। सेपरेट गुजरात स्टेट वॉज फाउंडेड ऑन डैश। गुजरात स्टेट जो थी अलग की गई थी 1 मई 1960 को। इससे पहले ये गुजरात जो था महाराष्ट्र का हिस्सा था, बृहद मुंबई बोलते थे जिसको। फिर गुजरात को 1 मई 1960 को अलग किया गया। डैश स्टेट वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को तोड़कर कौन सी स्टेट बनाई गई है? इट वॉज तेलंगाना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स इन डैश 1950। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखी तो गई थी 49 में, लेकिन फोर्स यानी कि उसको लागू कब किया गया था? 1950 में। इन तेलंगाना इन डैश तेलंगाना वॉज फॉर्म्ड एज सेपरेट स्टेट फ्रॉम आंध्र प्रदेश। यही सेम क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बनाई गई, लेकिन कब बनाई गई? 2014 में बनाई गई थी। 21st June has been declared as dash by the United Nations which shows the glowing future of India। 21 जून को यूनाइटेड नेशंस ने कौन सा दिन घोषित किया गया है जो भारत के वर्चस्व को दुनिया भर में दर्शाता है? इट इज़ वर्ल्ड योगा डे। तो 21 जून को हम वर्ल्ड योगा डे मनाते हैं। आपके स्कूलों में भी ये प्रोग्राम्स होते ही हैं। अब इन्हीं 7 चैप्टर्स के अंदर से कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए मेरे पास मैंने बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं दिए कि मैंने हर चैप्टर में से 2 दिए हों 4 दिए, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने सिर्फ 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ दिए हैं, आप देख सकते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसमें से काफ़ी कुछ रिपीट हो सकता है। पहला क्वेश्चन हमारा बैटल ऑफ प्लासी के ऊपर हमें इंफॉर्मेशन दे रही है। तो बैटल ऑफ प्लासी जो थी वो प्लासी नामक जगह पे, जो कि मुर्शिदाबाद से 38 किलोमीटर दूर है, जगह का विलेज का नाम है प्लासी। यहाँ पे लड़ी गई थी 23 जून 1757 को। सिराजुद्दौला जो थे बंगाल के राजा थे उस समय, और उनका जो स्वभाव था वो बहुत ही रैश था अपने दुश्मनों के प्रति, यानी कि अपने दुश्मनों के साथ बहुत ही कड़क स्वभाव के थे वो। सिराजुद्दौला के पीरियड में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वहाँ पर एक फोर्ट्रेस यानी कि किला बना लिया अपने ट्रेड सेंटर के चारों तरफ। कोलकाता में इन्होंने ट्रेड सेंटर बनाया पहले, क्योंकि व्यापार करने आए थे, और चारों तरफ उसके बना लिया उन्होंने किला, सिक्योरिटी का हवाला देकर कि हमें सिक्योरिटी चाहिए इस वजह से। लेकिन उन्होंने परमिशन नहीं ली थी नवाब से। नवाब कौन थे? सिराजुद्दौला। तो परमिशन नहीं ली। सिराजुद्दौला को जब ये पता लगा तो उन्होंने आकर इस फोर्ट्रेस को तोड़ दिया, और इससे गुस्से होकर अंग्रेज़ों की एक छोटी सी आर्मी लेकर रॉबर्ट क्लाइव जो थे वो चेन्नई से बंगाल की तरफ चल पड़े। उस समय रॉबर्ट क्लाइव चेन्नई में थे, और वहाँ से उन्होंने छोटी सी अंग्रेज़ों की एक आर्मी ली, और इस चीज़ का बदला लेने के लिए वो पहुँचने लगे। पहुँचे कहाँ?
बंगाल। रॉबर्ट क्लाइव जो थे जब वो यहाँ पहुंचे तो उन्होंने देखा कि नवाब की आर्मी तो बहुत बड़ी है, इसको हरा पाना तो बड़ा मुश्किल है। इसलिए उन्होंने एक साजिश रची और उन्होंने उस साजिश कंस्पिरेसी के द्वारा उनको हराया। उन्होंने सिराजुद्दौला की आर्मी के जो कमांडर थे जिनका नाम था मीर जाफर और दूसरे उनके साथ थे सेठ अमीचंद, इन दोनों को उन्होंने अपने साथ मिला लिया। उनको लालच दिया कि भाई हम तुम्हें नवाब बना देंगे एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो मीर जाफर जो थे जब आपका कमांडर ही उनके हाथ मिल जाएगा तो लड़ाई कैसे लड़ेगी। तो मीर जाफर जो थे उन्होंने अपनी सेना को मतलब गलत गाइडेंस दे के या अच्छे से ना लड़कर वो हार गए। और रॉबर्ट क्लाइव जो थे उनके इस धोखे की वजह से बैटल ऑफ प्लासी सिर्फ आधे दिन के अंदर ख़त्म हो गई। कहाँ इतनी बड़ी आर्मी को हरा पाना पॉसिबल नहीं था, लेकिन इन्होंने अंग्रेज़ों ने बड़ी ही शातिरता से उनको हरा दिया। अब बैटल ऑफ प्लासी के बाद अंग्रेज़ों का जो था वो 24 परगना यानी कि जो बंगाल था उसके ऊपर फ्री होल्ड आ गया, क्योंकि राजा ही हार गया। तो उन्होंने मीर जाफ़र को राजा बना दिया वहाँ का। अब मीर जाफ़र जो था वो तो अंग्रेज़ों के अंडर में ही था एक तरह से देखा जाए। तो इस तरीके से अंग्रेज़ों ने भारत के अंदर अपना स्टार्ट किया वर्चस्व। अगला क्वेश्चन है हमारा बच्चों, गिव रीजन 22 जनवरी 1905 इज नोन एज ब्लडी संडे ऑन इन रशिया। रशिया के अंदर 22 जनवरी 1905 को ब्लडी संडे कहा जाता है। रशियन फार्मर्स, लेबरर्स और पीजेंट्स जो थे यानी कि किसान जो थे उनकी इनकम बहुत ही कम थी, बहुत मेहनत करते थे, लेकिन हमारे देश के जैसे किसान है वैसी उनकी भी हालत थी। वर्कर्स जो थे फैक्ट्रीज में काम करने वाले जैसे सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर वो सब इकट्ठे हुए और उन्होंने एक एप्लीकेशन देना चाहा कि हम जार जो थे वहाँ के राजा थे रशिया के। तो जार को राजा को एक एप्लीकेशन देने के लिए उन्होंने ग्रुप बनाया और साथ में वो मिलकर एक मतलब जुलूस लेकर उनके महल पे पहुंचे ताकि वो राजा से मिलकर उनको एक एप्लीकेशन दरखास्त दे सकें कि हमारी कंडीशन तो बहुत ही ख़राब है, थोड़ा इस हमारे लिए कुछ कीजिए। तो इनके जो लीडर थे उस समय वो थे फादर गैपन। और जब वो जार के रेजिडेंस यानी कि जिसको विंटर पैलेस कहा जाता है जहाँ पर वो रहते थे वो जगह ही विंटर पैलेस। तो वहाँ जब पहुँचे तो वो दिन था 22 जनवरी का। अब लोग जो थे उनके पास कोई हथियार नहीं था, उनके पास कुछ लोगों के हाथ में जार की पिक्चर्स थी, उनके ऊपर कुछ कैप्शंस लिखे हुए थे। क्या कैप्शंस थे वो भी बता देता हूँ मैं। उसके ऊपर जो कैप्शंस लिखे थे वो थे लॉन्ग लिव लिटिल वाइट लॉर्ड ऑफ रशिया, कि हमारा जो राजा है वो जुग जुग जी, यानी कि अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई थी, जय जयकार लिखी हुई थी। लेकिन जार की आर्मी जो थी उन्होंने फायर कर दिया निहत्थे लोगों के ऊपर और इसमें हजारों की संख्या में लोग मारे गए। पीटर्सबर्ग की जो स्नो थी यानी कि बर्फ़ थी वो एकदम लाल हो चुकी थी, इसीलिए इस दिन को ब्लडी संडे के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन जो है वो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, 4 मार्क में पूछा जा सकता है। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्ल्ड वॉर 2 के लिए कौन कौन से फैक्टर्स थे। तो माना जाता है कि जो लड़ाई का बीज जो था वो तो ट्रीटी ऑफ वर्साई के साथ ही बो दिया गया था, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी काफ़ी सारे फैक्टर्स थे। पहला था फियर्स नेशनलिज्म। अब वर्ल्ड वॉर के समय लोग जो थे जर्मनी जैसे देश, इटली, जापान जैसे देशों ने अपने लोगों के अंदर नेशनलिज्म भर दिया। अब ये नेशनलिज्म जो था बहुत ही नैरो माइंडेडनेस वाला था, यानी कि आपको सिर्फ अपने देश के बारे में सोचना है और किसी के बारे में नहीं। आपको कुछ भी करके अपने देश को आगे ले जाना है, भले वो सही कर रहे हो आप गलत कर रहे हो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो यानी कि नाजी लोगों ने एक ऐसी फिलोसफी जो थी वो हिटलर के द्वारा स्टार्ट की गई, जिसको जो लोग थे वहाँ के वो भी उसमें बह गए। और इसी वजह से वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुआ। उसका पहला रीज़न था जैसे ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया पे कब्जा करना। हिटलर की इसी मंशा यानी कि उसके इस आइडियल से, इसी फिलोसफी की वजह से उसने अपने लोगों को, अपनी आर्मी को इतना ज़्यादा भर दिया नैरो माइंडेड नेशनलिज्म से कि पहले उन्होंने ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया पे कब्जा कर लिया। दूसरा, फासिस्ट पार्टी की लीडरशिप में मुसोलिनी जो थे उन्होंने भी इटली के अंदर, क्योंकि मुसोलिनी इटली के थे रूलर, तो इटली के लोगों के अंदर भी उन्होंने इसी तरीके से भरने की कोशिश की नैरो माइंडेड नेशनलिज्म। जापान जो था वो भी युद्ध में कूद पड़ा और दुनिया का जो शांति थी वो एकदम खतरे में पड़ गई। दूसरा यहाँ पर पार्ट है हमारा ग्रुपिज्म। दुनिया जो थी 2 पार्ट में बट गई। लोगों के अंदर डर, एक दूसरे के ऊपर शक होने लगा कि भी फलाना क्यों बम बना रहा है, कहीं हम पे तो अटैक नहीं करने वाला। तो इस तरीके से दुनिया जो थी ग्रुप में बंटने लगी। लीग ऑफ नेशंस जो थी उसके अलावा भी नए ग्रुप बनाए जाने। लीग ऑफ नेशंस जो था वो तो युद्ध रोकने में कोई काम कर ही नहीं पा रहा था।
तो फ्रांस जो था वो जर्मनी से डरा हुआ था, इसलिए फ्रांस ने बेल्जियम, पोलैंड, रोमेनिया और चेकोस्लोवाकिया के साथ संधि कर ली, यानी कि ट्रीटी कर ली। इंग्लैंड और फ्रांस जो थे इन्होंने एक और ग्रुप बना लिया। जर्मनी जो था उसने रशिया के साथ एक ट्रीटी की, वो ट्रीटी थी नॉन एग्रेशन की। भी रशिया को कहा कि मैं रशिया तेरे को कुछ नहीं बोलने वाला हूँ, मैं हम दोनों न्यूट्रल रहेंगे, यानी कि मैं तेरे पे कोई अटैक नहीं करूँगा कभी भी। तो रशिया सेफ हो गया। रशिया ने जर्मनी के साथ, तुर्की के साथ, लिथुआनिया और ईरान के साथ भी ट्रीटी की। इटली ने रोम, बर्लिन, टोक्यो एक्सिस बनाया, यानी कि जापान, इटली और जर्मनी ने मिलकर ग्रुप बना लिया जिसको एक्सिस ग्रुप कहा जाता है। अब इन्होंने एक दूसरे को सपोर्ट करना शुरू किया और पूरी दुनिया के अंदर एक ग्रुपिज्म शुरू हो गया, यानी कि गुट बनने लगे। मिलिट्रिज्म की बात करें कि यूरोप के अंदर हर एक जो देश था वो एमिनिशन की कंपटीशन में आगे बढ़ने लगा, यानी कि एमिनिशन मतलब गोला बारूद, हथियार बनाने में होड़ लग गई। सब कंट्रीज जो थी चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी, भी हथियार बनाओ ज़्यादा से ज़्यादा। कुछ देशों ने तो मिलिट्री ट्रेनिंग को कंपलसरी कर दिया, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में भर्ती करना शुरू कर दिया गया। एमिनिशन में कंपटीशन बढ़ गई। जापान जो था वहाँ पे मिलिट्रिज्म भी काफ़ी बढ़ गया। इससे इंग्लैंड और फ्रांस के कंपैरिजन में जापान काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखने लगा। Militarism got inspiration from fierce nationalism and imperialism that led towards World War II, और इन सब घटनाओं के कारण ही वर्ल्ड वॉर 2 की तरफ दुनिया फिर से बढ़ने लगी। फेलियर ऑफ द लीग ऑफ नेशंस। अब दुनिया में पीस बनाए रखने के लिए हमने लीग ऑफ नेशंस बनाया था, लेकिन लीग ऑफ नेशंस जो था वो कुछ कर ही नहीं पा रहा था। ठीक है, ना ही उसकी खुद की आर्मी थी जिसको भेजकर दुनिया के देशों में वो शांति बनाने की पहल कर सके। ठीक है, ना ही वो इतना सुप्रीम था कि दूसरे देश उसकी बात माने। तो ऐसे में लीग ऑफ नेशंस फेल हो गया। रशिया और जर्मनी जो थे उन्होंने लीग ऑफ नेशन से अपने सारे टाइज, यानी कि अपने सारे रिश्ते तोड़ लिए। इटली जो था उसने एबिसीनिया पे अटैक करके उसके पे कब्जा कर लिया। जापान ने मंचूरिया पे कब्जा कर लिया। जर्मनी जो था उसने भी चेकोस्लोवाकिया के कुछ एरियाज पे कब्जा कर लिया। तो इस तरीके से लीग ऑफ नेशंस जो था उस समय उनको रोक ही नहीं पाया। जब इन तीनों देशों ने जब ये किया, अगर इनको तभी रोका जाता तो शायद वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन ना खड़ी होती, लेकिन ऐसा कुछ किया ही नहीं गया इनके द्वारा। अगला पॉइंट है ट्रीटी ऑफ वर्साई। ट्रीटी ऑफ वर्साई जो थी ये पेरिस पीस प्रोसेस के दौरान इसको लिखवाया गया था। ठीक है, जर्मनी के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार किया गया उस समय। लगभग जर्मनी से 6.5 बिलियन पाउंड का वॉर फाइन, यानी कि युद्ध के लिए जिम्मेदार उसको ठहराकर 6.5 बिलियन पाउंड उससे लिए गए। जर्मनी के कुछ प्रोविंसेस थे, जैसे रूर प्रोविंस जो था वो ले लिया गया। राइन रिवर के आजू बाजू का एरिया जो था उसको ले लिया गया और राइन रिवर को खोल दिया गया दुनिया के इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, मतलब उस रिवर को खोल दिया गया। हिटलर ने ट्रीटी ऑफ वर्साई को एक पीस ऑफ पेपर बताया और इसको रिजेक्ट करके जर्मन लोगों को इंस्पायर किया युद्ध के लिए। जापान जो था वो भी वर्साई ट्रीटी का जो अंदर उसको भी कुछ खास मिला नहीं, उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया गया, इस कारण से वो भी काफ़ी गुस्से में था। अगला पॉइंट है इसके लिए इम्पेरियलिस्टिक एम्बिशन ऑफ अडोल्फ हिटलर। अडोल्फ हिटलर का जो सपना था दुनिया पर राज करने का, वो भी इसका एक कारण बना। वो चाहता था कि जर्मनी एक प्रॉस्पर, यानी कि जर्मनी की जो खोई हुई साख है, इज्जत है, वो फिर से लौट आए और जर्मनी दुनिया का एक मात्र सबसे ताकतवर देश बनकर उभर सके। ऑस्ट्रिया जो था वो जर्मनी के कहर का पहला शिकार बना। 12 मार्च 1938 को, 1 अक्टूबर 1938 को म्यूनिक कन्वेंशन हुआ। उससे अगले दिन ही जर्मनी ने चेकोस्लोवाकिया पे कब्जा कर लिया। 1939 की मार्च में मैमल पोर्ट लिथुआनिया पे कब्जा कर लिया। तो हिटलर ने सीधा सीधा क्लियर कर दिया कि वो दुनिया पे राज करने आया है। इसका जो इमीडिएट कारण बोला जाता है बच्चों, इमीडिएट मतलब ताजेतर में कैसे शुरुआत हुई, वो बताया जाता है पोलैंड के ऊपर जर्मनी का अटैक। जर्मनी ने 1 सितंबर 1939 पे पोलैंड पे अटैक कर दिया। पोलैंड जो था उसको बचाने के लिए ब्रिटेन और फ्रांस जो थे उन्होंने उसको वार्न किया कि भाई तुम यहाँ पे अटैक मत करो, छोड़ दो इसको, पोलैंड को, लेकिन वो नहीं माना हिटलर। तो ऐसे में ब्रिटेन और फ्रांस जो थे वो भी युद्ध में कूद पड़े और युद्ध जो था वो फैलता चला गया। अगला क्वेश्चन है हमारा बच्चों, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशन। सिक्योरिटी काउंसिल के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखना है। सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो एक बहुत ही पावरफुल पार्ट है इसका, यूनाइटेड नेशंस का, इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी के लिए मेनली काम करता है। इसके अंदर मैं मेन पॉइंट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं जो कि हैं ये 5 देश आप देख सकते हैं, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया और चाइना।
बाकी 10 देश जो होते हैं वो टेम्पररी होते हैं, यानी कि परमानेंट नहीं होते हैं, वो कुछ कुछ समय के बाद बदलते रहते हैं, 2 साल के बाद लगभग। ये दुनिया भर के अंदर जो भी तकलीफ़ें होती हैं, कोई भी डिस्प्यूट होता है, उसको शांतिपूर्ण तरीके से सुलझा सकते हैं। लेकिन आप देख रहे हो कि कितना शांतिपूर्ण तरीके से सुलझा पाता है यूनाइटेड नेशंस। आपने देखा अभी रिसेंटली इसराइल फिलीपींस का युद्ध चल रहा है, सीरिया वगैरह का। दूसरी तरफ रशिया और दूसरा देश कौन सा, यूक्रेन, इसका युद्ध चल रहा है, कई साल हो गए। तो अगर इनका कुछ होता वर्चस्व तो ये युद्ध होने ही नहीं देते, लेकिन फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। देखिए जब एक परमानेंट मेंबर जो है वो अगर वोट को सपोर्ट ना करे तो डिसीजन नहीं लिया जा सकता। यानी कि इसका कहने का मतलब भाव यहाँ पर है, ये पांचों देश हैं, समझो कि अमेरिका ने ग्रीन सिग्नल दिया कि यस, अब समझो कि युद्ध चल रहा है सीरिया और इज़राइल का। अब अमेरिका बोले कि हम इज़राइल की सपोर्ट करेंगे, ठीक है, हम सीरिया को सप्लाई होने वाली चीज़ें बंद कर दें पूरी वर्ल्ड में। ब्रिटेन बोले हाँ हम बंद कर देते हैं, फ्रांस बोलेगा हाँ हम बंद कर देते हैं, चाइना बोलेगा हम बंद कर देते हैं। लेकिन अगर रशिया ने बोला कि नहीं, तो इन चारों का यस भी नो हो जाएगा। इस पर्टिकुलर चीज़ को बोला जाता है वीटो पावर या फिर राइट टू डिनाई। ठीक है, वीटो पावर मतलब सबका यस होना ज़रूरी है, अगर एक का भी नो हुआ तो नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसको वीटो पावर कहा जाता है। और ये पावर जो है सिर्फ परमानेंट मेंबर्स के पास है, बाकी देश इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। रशिया जो था उसने सबसे ज़्यादा नहीं, रशिया ने 8 बार अपना वीटो पावर का उपयोग किया है, सबसे ज़्यादा बार का आगे। आगे हम चलते हैं, क्वेश्चन हमारा, हु डिवाइडेड बंगाल व्हेन एंड व्हाई। बंगाल को किसने विभाजित किया और कब और क्यों। वाइसरॉय कर्जन ने इसको डिवाइड किया था ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में। एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी भी, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से होगा, ये उन्होंने बहाना दिया था। अब कब, बंगाल जो था वो नेशनल अवेकनिंग यानी कि हमारे मूवमेंट का सेंटर था वो, और यहीं से हमारे जो मूवमेंट था उसको तेज़ी गति मिल रही थी, क्योंकि पढ़े लिखे लोग थे वहाँ पर, और ज़्यादा ही मतलब ऐसे लोग थे जो ज़्यादा इस चीज़ में रस ले रहे थे देश की आज़ादी में। 1857 की जो रेवोल्यूशन हुई थी उसमें हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर लड़ाई लड़ी थी अंग्रेज़ों के खिलाफ। ठीक है, अब अंग्रेज़ों की स्ट्रेटजी थी डिवाइड एंड रूल की, कि अगर हम हिंदू मुसलमानों को बांट देंगे तो हमारे खिलाफ लड़ने के लिए एक साथ इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। उनका एक मेनली यही था उद्देश्य। दूसरा, इंडियंस ने बिगिन किया था ये बिलीव करना कि डिसीज़न जो है अंग्रेज़ों ने इसको बांटा है, ये डिसीज़न हमारे नेशनलिज्म को तोड़ने का, हमारे राष्ट्रवाद के ऊपर एक चोट है, वार है। ऐसे में भारत को और नीचे गिराने के लिए कोशिश की गई है, और इसी कारण से इसका विरोध भी किया गया। क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ दिया गया बच्चों, शॉर्ट नोट ऑन जलियांवाला बाग। तो जलियांवाला बाग जो है उसके ऊपर हमें शॉर्ट नोट लिखना है। पहला हम देख लेते हैं थोड़ा इसको। डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू को अरेस्ट कर लिया गया था अमृतसर पंजाब में, जबकि मीटिंग चल रही थी जलियांवाला बाग अमृतसर के अंदर। बैसाखी का दिन था, ठीक है, तो इन दोनों को जब अरेस्ट कर लिया गया तो जलियांवाला बाग में एक मीटिंग रखी गई इनके अरेस्ट के विरोध में। ठीक है, तो वहाँ पर जितने भी लोग इकट्ठे हुए उन्होंने ये दोनों डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू की रिहाई की मांग की, इसके खिलाफ उन्होंने प्रदर्शन किया। ऐसे में जनरल डायर जो थे, जिनको ऑर्डिनल डायर कहा जाता है, ये पहुंचे वहाँ पर अपनी टुकड़ी, पुलिस की टुकड़ी के साथ, और बिना कोई वार्निंग दिए इन्होंने गोलियां चलानी शुरू कर दी और हजारों सैकड़ों लोग इसमें मारे गए। अगर आप अमृतसर गए हों, जलियांवाला बाग गए हो, तो आपने देखा होगा वहाँ पर एंट्री और एग्जिट का एक ही गेट है और छोटा सा है बिल्कुल, यानी कि आप समझिए कि 4 फुट जगह होगी। अपने हाथ को फैलाओगे दोनों तरफ, हाथ को लंबा करोगे तो दोनों हाथ लंबे करोगे तो दोनों दीवारों को टच हो जाएगा, इतना छोटा सा वो आने जाने का रास्ता है। तो वहाँ पर पुलिस खड़ी होगी, गोलियां चलाने लगी, तो फिर लोग अंदर जो थे वो काफ़ी भगदड़ मच गई और काफ़ी लोग मारे गए। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 लोग मारे गए और 1200 लोग इंजर्ड थे, लेकिन जो कांग्रेस ने कमेटी फॉर्म की थी उसके मुताबिक 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे इस फायरिंग के अंदर। हंटर कमीशन जो था, जिसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए बिठाया गया था, उसने जनरल डायर को डिफेंड किया। उन्होंने मतलब जो हंटर कमीशन सरकार ने सिलेक्ट किया था कि भी इसकी छानबीन के लिए, उसने तो जनरल डायर को निर्दोष बता दिया, और उन्होंने कहा कि ये तो एक इनोसेंट मिस्टेक है, अभी जैसे छोटे बच्चों से मिस्टेक हो जाती है ना, ऐसी मिस्टेक है, ये अननोइंगली गलती से हो गई है। और जब जनरल डायर इंग्लैंड लौटे तो उनका सम्मान किया गया, भाई
उनको तलवार दी गई और 2000 पाउंड देकर उनको सम्मानित किया गया। देखो कितने गिरे हुए लोग थे ये अंग्रेज, इन लोगों की वजह से इतने लोग मारे गए, लेकिन फिर भी ये लोग वहाँ जाकर उन लोगों को सम्मानित कर। और मेरे ख्याल से आज अंग्रेज लोग जो हैं वो ज़्यादा हम लोगों से तो सुखी नहीं हैं। उनका जो फैमिली लाइफ स्टाइल है या कुछ भी आप समझिए, दैट्स नॉट बेटर देन अस। ठीक है, तो आप जब बुरा काम करोगे तो आपको रिजल्ट भी उसका बुरा ही मिलेगा। तो देखिए कैसे लोग थे ये। तो उनको सम्मानित किया गया वहाँ पहुँचने के बाद, और इंडियंस जो थे वो काफ़ी धक्के में थे इस बात से, और हमें बड़ा दुख लगा। और इसी तरीके से हमने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट फिर शुरू किया कि हम बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करेंगे अंग्रेजों से। तो ऐसे लोग थे ये। रॉलेट एक्ट के ऊपर एक नोट लिखना है हमको। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उन्होंने रॉलेट जो व्यक्ति थे उनके चेयरमैनशिप में एक एक्ट फॉर्म किया। ठीक है, जो कि रॉलेट जो थे मिनिस्टर ऑफ लॉ थे 1919 में, इसीलिए इनको रॉलेट एक्ट भी कहा जाता है इस एक्ट को। ये एक्ट जो था ये रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को दबाने के लिए, नेशनलिज्म को दबाने के लिए बनाया गया था, इसलिए इसको ब्लैक एक्ट भी कहा जाता है। यानी कि इसके मुताबिक किसी भी व्यक्ति को आप पकड़ सकते हो, उसको जेल में डाल सकते हैं, यानी कि उसको बोलने की आज़ादी नहीं है, उसको अपने विचार रखने की आज़ादी नहीं है। इस एक्ट के अनुसार अगर किसी व्यक्ति के ऊपर आपको शक है, यानी कि पुलिस को, अंग्रेज़ों को शक है, उसको अरेस्ट किया जाएगा, जेल में डाला जाएगा बिना किसी जज के सामने पेश किए। इसीलिए गांधी जी ने इसको ब्लैक एक्ट घोषित किया। अब आप किसी भी बंदे को पकड़ के ले जाओगे, आपको लगा कि वो गलत है, तो आपके बोलने से थोड़ी वो गलत हो जाएगा, वो तो जज फैसला करेगा कि वो गलत है या सही है। लेकिन यहाँ पर अंग्रेज़ों ने इस एक्ट के द्वारा भारतीय लोगों को दबाने की कोशिश की। इससे अंग्रेज़ सरकार को बहुत सारी पावर मिल गई इस एक्ट के अंतर्गत, और हमारे जो लीडर्स थे, हमारे नेशनल रेवोल्यूशनरीज थे, इनको दबाने का अच्छा मौका मिल गया। इसी कारण से इसका विरोध किया गया भारत के अंदर। जगह जगह पर रैलियां निकाली गई, हड़तालें की गई, और 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी को भी अरेस्ट किया गया दिल्ली के अंदर। डॉक्टर सत्यपाल एंड डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, इनको भी अरेस्ट किया गया पंजाब में। और ये जो विद्रोह था ये और ज़्यादा बढ़ता चला गया। 38th क्वेश्चन जो है हमारा वो है, व्हाई डिड द पीपल ऑफ इंडिया अपोज साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया। अब ये तो हमने जब पढ़ा ये था हमारा रॉलेट एक्ट, लेकिन साइमन कमीशन जब आया तो उसका भी विरोध किया गया। साइमन कमीशन बनाया गया था इंडियंस के लिए, ठीक है, लेकिन इसके अंदर एक भी इंडियन मेंबर नहीं था भाई। ये बड़ी अजीब बात है ना, बनाया गया था इंडियंस के लेकिन इंडियन एक भी नहीं था। इसका उद्देश्य था भारतीय लोगों की समस्याओं को, भारतीय लोगों के दुख दर्द को समझना और उसको ठीक करने के लिए ब्रिटिश सरकार के सामने कुछ सुझाव देना, ताकि इन लोगों को मतलब भारतीय लोगों की जीवन स्तर में थोड़ा सुधार आ सके। लेकिन हमने उनको कहा कि भाई हमारी प्रॉब्लम्स जानने के लिए अगर आप आ रहे हो तो आप में एक हमारा आदमी भी तो होना चाहिए ना, मेंबर एक। लेकिन अंग्रेज़ों ने इस बात को मानने से मना कर दिया। इसलिए इंडियंस ने डिसाइड किया कि इसका विरोध किया जाए, और इसीलिए जब अंग्रेज़ यानी कि साइमन कमीशन भारत आया तो हमने नारे लगाए। कौन से नारे लगाए? साइमन गो बैक। आपने ये सुना ही होगा, किसी मूवी में भी देखा ही होगा, साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। राइट अबाउट द यूनाइटेड नेशन एंड इट्स एम। यूनाइटेड नेशंस और उसके एम्स के बारे में हमको लिखना है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब शुरू हुआ 1939 में, तो पूरी दुनिया जो थी डर में थी, मानवता को नष्ट होने का पूरा खतरा था, यानी कि दुनिया के अंदर कहीं भी शांति प्रोटेक्शन था ही नहीं। तो ऐसे में यूनाइटेड नेशंस बनाया गया 24 अक्टूबर 1945 को। यानी कि लग ही नहीं रहा था कि वर्ल्ड वॉर 2 में दुनिया बचेगी, क्योंकि हमने देखा कि परमाणु बम का भी उपयोग हुआ। अब दुनिया इतनी ज़्यादा सदमे में थी परमाणु बम के उपयोग से, और हजारों नहीं करोड़ों लोग मारे गए थे इस युद्ध के अंदर। डिस्ट्रक्शन का जो स्तर था वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से कहीं ज़्यादा था। ऐसे में दुनिया को ये डर था कि भाई अगर दोबारा कभी युद्ध छिड़ा, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इतना नुकसान हो गया, अगर तीसरी बार कहीं छिड़ गया युद्ध तो भाई मानवता बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगी, खत्म ही हो जाएगी इस धरती से। तो ऐसे में 24 अक्टूबर 1945 को एक बॉडी बनाएगी जिसको यूनाइटेड नेशंस का नाम दिया गया, और 24 अक्टूबर को हम यूएन डे भी मनाते हैं। यूनाइटेड नेशंस के चार्टर को शुरू किया जाता है प्रेम्बल से। इसके अंदर उसके गोल्स जो हैं वो बताए जाते हैं। यूनाइटेड नेशंस के जो चार्टर हैं उसके अंदर लिखा गया है कि युद्ध को विरोध करना, युद्ध को ना होने देना, और शांति बनाए रखने के लिए
तत्पर रहकर काम करना। अब इसके गोल्स के बारे में बात करते हैं। यूनाइटेड नेशंस का जो मुख्य उद्देश्य है वो है फ्यूचर जनरेशंस को युद्ध के चंगुल से छुड़ाना और इंटरनेशनल लेवल पर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी का एहसास दिलवाना इंटरनेशनल लॉ और अंडरस्टैंडिंग के द्वारा कि हमें आपस में मिलजुल कर रहना है, युद्ध की परिस्थिति ना जनरेट हो इसकी पूरी कोशिश करनी है और देशों को एक दूसरे के प्रति थोड़ा सा टॉलरेंट बनाना कि आप अगर दूसरा देश कुछ कर रहा है तो आप तुरंत उस पर हमला करने ना बैठ जाओ, आप उस चीज़ को समझो। हो सकता है वो गलत है लेकिन आप उसको जवाब देकर स्थिति को और बिगाड़ रहे हो। इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल प्रॉब्लम्स शुड बी सॉल्व विद द इंटरवेंशन ऑफ यूनाइटेड नेशन। अब यूएन की मदद से इकोनॉमिक समस्याएं, सोशल या कल्चरल प्रॉब्लम्स हैं, इनको सॉल्व किया जा सकता है और यही इसका काम है। ह्यूमन राइट्स को भी ये प्रोटेक्ट करता है पूरी दुनिया के अंदर, किसी भी कास्ट, लैंग्वेज, जेंडर, रिलीजन के भेदभाव के बिना। लास्टली ये देशों को कोऑपरेट करके रहने की सलाह देता है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा बच्चों, वाई वॉज देयर नेसेसिटी यूज पुलिस फोर्स इन हैदराबाद। हैदराबाद में पुलिस फोर्स यूज करने की नौबत क्यों आई। हैदराबाद के जो निज़ाम थे वो इंडिया के साथ नहीं जुड़ना चाहते थे, ठीक है, और वो पाकिस्तान के साथ जुड़ना चाहते थे, लेकिन ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से वो इंडिया से ही जुड़ सकते थे, उनका पाकिस्तान के साथ जुड़ पाना तो पॉसिबल ही नहीं था। तो ऐसे में हैदराबाद ने कहा कि भाई मैं तो इंडिपेंडेंट रहूँगा, अगर मैं पाकिस्तान के साथ नहीं जुड़ सकता हूँ तो इंडिया के साथ आने में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, फिर तो मैं इंडिपेंडेंट ही रहूँगा। निज़ाम ने मैटर को क्लियर किया कि भाई अगर भारत के दो टुकड़े होते हैं तो मैं आप लोगों के साथ तो ज्वाइन नहीं होऊंगा और इंडिपेंडेंट ही रहूँगा, क्योंकि हमारे आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, नहीं हमारे विचार नहीं मिलते हैं, तो मैं तो अलग ही रहूँगा, अकेला रहूँगा। अगर तुम लोग मुझे ज़बरदस्ती रखना चाहो तो भी मैं अकेला रहूँगा, मैं या तो फिर मैं पाकिस्तान के जाऊँगा। लेकिन जोग्राफिकली पाकिस्तान के जाना पॉसिबल नहीं था, यानी कि अब आप समझिए कि ये भारत है और यहाँ ये पाकिस्तान आ गया, ठीक है। अब हैदराबाद की पोजीशन यहाँ पर है, अब यहाँ से यहाँ जोड़ना तो पॉसिबल नहीं है ना। हाँ, अगर हैदराबाद यहाँ होता तो चला जाता वहाँ पर, लेकिन यहाँ से यहाँ कैसे जोड़ा जाए इसको, तो ऐसे में जोग्राफिकली पॉसिबल नहीं था। तो निज़ाम ने कहा भी मेरे को फिर इंडिपेंडेंट छोड़ दो, मैं ना तुम्हारे साथ जाऊँगा ना पाकिस्तान के साथ जाऊँगा। निज़ाम के साथ बातचीत की गई, सरदार पटेल ने ब्लंटली निज़ाम से पूछा, उसके लोगों से पूछा कि क्या वो भारत के साथ जुड़ना चाहते हैं, यूनियन ऑफ इंडिया के साथ जुड़ना चाहते हैं। अब लोग जो थे वहाँ के हैदराबाद के, वो तो भारत के साथ आने की इच्छा जता चुके थे कि भाई हमें तो भारत इंडियन यूनियन के साथ आना है, लेकिन निज़ाम नहीं चाहता था कि वो भारत के साथ जुड़ें और वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहता है। इसलिए निज़ाम के जो ऑफिसर्स थे उन्होंने लोगों के ऊपर अत्याचार करने शुरू कर दिए। एट्रोसिटीज़ मतलब अत्याचार होता है। और जब ऐसा होना शुरू हुआ तो हम पता लगा कि भाई हमारे साथ लोग आना चाहते हैं और उनके ऊपर ऐसा अत्याचार हो रहा है क्योंकि वो भारत के साथ जुड़ना चाहते हैं। तो ऐसे में फिर भारत ने क्विक रिस्पांस देते हुए पुलिस फोर्स का उपयोग किया। 18 सितंबर 1948 को निज़ाम जो था वो सरेंडर कर दिया उसने, और कन्हैयालाल मुंशी जो है, कहा जाता है कि उन्होंने भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाया था इस पूरे एपिसोड के अंदर। तो बच्चों ये क्वेश्चंस जो हमने देखे, ऑब्जेक्टिव्स और क्वेश्चन आंसर जो मैंने 5-7 आपको दिए, इंपॉर्टेंट है, आपको मैंने समझा भी दिए हैं, होपफुली आपके आगे काम भी आएंगे टेस्ट के अंदर, एग्जाम के अंदर। बट ऑब्जेक्टिव्स को खासकर देख लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टिल देन गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।